नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। पिछले 2 दशक के दौरान भारत के तेल खपत में आयात की हिस्सेदारी काफी तेजी के साथ बढ़ी है। भारत खुद तेल जरूरत का 80% आयात करता है और आने वाले समय में ये 90% तक पहुंच सकता है। भारत तेल आयात पर लंबे वक्त से एशियन प्रीमियम से परेशान है। एशियाई देश अपनी तेल की जरूरतों के लिए मूलतः पश्चिम एशियाई तेल उत्पादक देशों पर निर्भर हैं। उसका फायदा उठाते हुए तेल उत्पादक देश अन्य खरीदार से प्रीमियम की रकम वसूलते हैं। इसके विपरीत अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों को कोई प्रीमियम नहीं देते। और अब सबसे बड़े तेल आयातक देश चीन और भारत जैसे देश मिलकर एक बायर्स ब्लॉक बनाने के प्रयास में लगे हैं, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं। तो समझेंगे असल में कि ये जो बायर्स क्लब बन रहा है ये कैसे तैयार हो रहा है, इसका मकसद क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और जो ऑयल इंपोर्ट पर प्रीमियम का खेल है ये किस तरीके से चलता रहा है, और क्या इस तरीके के मसलों पर भारत और चीन एक साथ खड़े हो रहे हैं तो इसका असर रिश्तों पर और दुनिया पर क्या होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं A.K. भट्टाचार्य, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से, सर आपका स्वागत है। अशोक सज्जनहार, पूर्व राजदूत, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुशील चंद्र त्रिपाठी हमारे साथ, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अशोक सर आपसे, किस तरीके से देखा जाए इस जुगलबंदी को? कहते हैं कि रिश्ते मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन जब मुद्दा बड़ा हो और किसी 2 देशों के हितों को साधता हो तो सब कुछ दरकिनार करते हुए भारत और चीन करीब करीब एक साथ दिख रहे हैं। हाँ, करीब करीब एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि इस मसले में हम देखते हैं जो दोनों के हित एक साथ हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत भी तेल बहुत अधिक मात्रा में आयात करता है। जैसे आपने बताया, अभी 80-82% हम अपना जो ज़रूरतें हैं उसका तेल हम आयात करते हैं। चीन भी ऐसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और केवल यही नहीं, LNG भी और LPG भी हम बहुत मात्रा में इसको आयात करते हैं। तो अब दोनों को एशियन, जैसे आपने कहा, एशियन प्रीमियम हमको देना पड़ता है। ये बहुत पुरानी बात है। 1980 में जब ओपेक हुआ था, सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा बड़ा तेल उत्पादक था, तो उन्होंने अमेरिका को तो कोई ऐसा प्रीमियम देने के लिए बाध्य नहीं किया। यूरोप में जहां वो ब्रेंट क्रूड एक्सपोर्ट करते थे वहां भी कोई बाध्य नहीं किया। परंतु यहाँ पर एशिया में जो तेल की ज़रूरत होती है उसका उत्पादन की मात्रा थोड़ी कम थी, तो इसीलिए उसके ऊपर वो प्रीमियम करते हैं। परंतु अगर अभी हम देखें इन कुछ सालों में, तो जो ज़रूरतें हैं एशियाई देशों की, क्योंकि एशिया की जो अर्थव्यवस्था है, एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो उनकी जो ज़रूरतें हैं फॉसिल फ्यूल की, तेल की, गैस की, वो भी आगे बढ़ती जा रही हैं। परंतु हमारा जो मार्केट है इतना बड़ा हो गया है, इतना रिलायबल मार्केट है, और कहते हैं जो अगले दिनों में जो कुछ ज़्यादा ज़रूरतें बढ़ेंगी उसमें करीब 50% भारत और चीन का उसमें योगदान रहेगा। तो इसलिए हम इतने बड़े हैं, क्योंकि अगर देखें दूसरे नंबर पर है चीन जो आयात करता है तेल, तीसरे नंबर पर है भारत, चौथे नंबर पर है जापान, 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया। तो मतलब चारों ये जो देश हैं ये दुनिया के सबसे बड़े आयात करने वाले हैं। और इसमें ये मैं 217 की फिगर दे रहा हूं, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका सबसे ज्यादा बड़ा इंपोर्टर था। परंतु अब ऐसा मानने लगा है, जब से उसने अपना शेल गैस, शेल ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, जो 2019-2020 में वो आयात करने के बजाय वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। तो इसीलिए चीन, भारत, जापान, ये सभी बड़े देश होंगे। तो एक मौका तो है, परंतु इसमें यह भी हमको समझना चाहिए, जो ये पहली बारी ये नहीं प्रयोग किया जा रहा है। 2005 में कई बार प्रयास हुए हैं, 2 बार ही हुए हैं। मणिशंकर अय्यर जब थे तो तब उन्होंने भारत और चीन के साथ 1-2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स की थी। उसके बाद जब वीरप्पा मोइली थे UPA 2 में, उन्होंने भी ये प्रयास किया था। ये तीसरी बार प्रयास हो रहा है। परंतु मेरे विचार से इस प्रयास को हम अगर आगे ले जाएं तो थोड़ा सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। परंतु एक चीज इसमें मैं वो आखिरी बात कहना चाहूंगा, जो जैसे रिश्ते हैं, जिसका जिक्र आपने भी थोड़ा सा किया, जैसे रिश्ते हैं भारत के और चीन के, और हमने देखा है मसूद अजहर के मामले में भी इतना वो घसीट के उसने अपना बदला है, रुख बदला है दबाव के कारण। ये नहीं जो उसका कुछ
हृदय में परिवर्तन हुआ हो दबाव के कारण, परंतु उसका पाकिस्तान के साथ फिर भी साथ और ज्यादा बढ़ गया है, तेज है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है भारत और चीन का, ये बहुत कम है। तो इसको देखना पड़ेगा जो चीन की तरफ से क्या पहल होती है, क्या वो करने को राजी हैं जिससे कि इस मुद्दे को हम आगे ले जा सकें और थोड़ा इसमें आयाम तक पहुंचा सकें। प्रचा सर, ऑयल बायर्स क्लब ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जैसा कि कहा अशोक सर ने कि पहले भी 2 बार इसका ट्रायल लिया गया, कोशिश की गई, प्रयास हुए, लेकिन सफल नहीं हुए। ये कितना कॉन्सेप्ट के लेवल पर मैं कहूँ किस तरीके का दिखता है, और जिन कारणों से, जिस मकसद से इसको बनाने की बात हो रही है, वो वाकई वहाँ पर किस तरीके से या कितना असर कर पाएगा? देखिए, अगर आप सारे विश्व की ओर नज़र डालें और सारे जो डिफरेंट विभिन्न वस्तुओं की जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें जो क्रेता का एक क्लब, वो एक कॉन्सेप्ट अभी तक पूरा वो डेवलप नहीं हुआ है। विक्रेताओं का क्लब तो हुआ है बहुत, इवन भारत ने भी एक ज़माने में इंडियन इंटरनेशनल टी प्रमोशन के मेंबर थे। टी सेलर्स एक कार्टेल था, वो भी बंद हो गया। पर जो विक्रेताओं का क्लब तो चलता है, पर क्रेताओं का क्लब का एक सफल एक मिसाल हमें अभी तक ठीक तरह से नज़र नहीं आया है। तो पहली बात तो मुझे संदेह इसके लिए है कि ये जहाँ पे क्रेताओं का क्लब का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो वो कैसा क्या आयाम होगा, क्या उसका मॉडल होगा, ये साफ नहीं मालूम हो रहा। दैट इज़ 1। 2 नंबर पॉइंट में ये बोलूँगा कि अगर हम चाइना के साथ ये बात कर रहे हैं कि हमें अशोक जी ने स्ट्रैटेजिक जो एक बात कही कि चाइना के साथ, चाइना और भारत की जो संपर्क हैं वो जो बहुत स्ट्रेस्ड हैं। दूसरी बात जो है कि चाइना का जो डिपेंडेंस ऑयल इंपोर्ट के ऊपर है, उसकी अर्थनीति हमारे से करीबन 5 गुनी ज़्यादा है। 5 से 5 गुनी ज़्यादा है वो। और तब भी उसका जो आयात के ऊपर निर्भरशीलता सिर्फ 86% है। तो उनकी जो क्रिटिकल डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर है, हमारी जो अर्थनीति जो है उनसे $2 ट्रिलियन की है, और तब भी हमारी जो निर्भरशीलता है वो 82% तक पहुंच गई है, और जैसे आपने कहा कि 90% तक पहुंच सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ऐसे अवस्थाओं में भारत और चीन का एक साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की खबर तो आई है, पर एक साथ बात करना, मुझे लगता है कि ये एक ऑप्टिक्स के लिए ठीक है कि इंडिया चाइना की बात हो रही है, पर कितना ये अग्रसर होगा मुझे संदेह है। और तीसरी बात ये है कि ऐसी अगर कोऑपरेशन अगर हम करें तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। वो है कि आपकी जो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है, स्ट्रैटेजिक डेटा है, उसकी भी शेयरिंग होती है। आज क्या हम भारत और चीन के साथ ऐसे संपर्क में, ऐसी अवस्था हमारी है जो हम उसमें हमारी जो ट्रस्ट डेफिसिट की जो हम बात करते हैं, वो हम ट्रस्ट डेफिसिट को हम इतना पूरा मीट करने के बाद हम अपनी डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो मुझे ये सारे चीज़ को मद्देनज़र करते हुए मुझे लगता है कि ये बात बोलने के लिए तो ठीक है, पर कॉन्सेप्ट ठीक है, पर वो बायर्स क्लब का कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ और चाइना के साथ बात हो रही है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये सपना ही है और सपना साकार ही न हो कभी। अशोक सर, क्योंकि 2 बार पहले आपने जैसे कहा कि प्रयास किए गए, और जो बात भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि क्या ये वो हर्डल हैं, ब्रेकर हैं, जिसके चलते पिछली दोनों बारें बातचीत सफल नहीं हो पाई, हम उस तरह का वो बना नहीं पाए, और इस बार जब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो चिंताएं जाहिर की गई हैं वो कितनी ज़्यादा आड़े आती हुई नज़र आती हैं? देखिए, मेरे विचार से चिंता तो यकीनन है। तो अगर हम ये सोचते हैं जो आज हमने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है और इसके बाद चाहे 6 महीने में या साल में हमको इसका कुछ नतीजा देखने को मिलेगा, कुछ रिजल्ट्स सामने आएंगे, तो वो तो मेरे ख्याल से इसके बारे में सोचना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसी सरकार में, इसी दौर में ये वाला जो प्रपोजल है करीब 1 साल पहले दिया था। जो हमारे तेल मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये वाला प्रपोजल 1 साल पहले दिया था, जब यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की मीटिंग हो रही थी। तो तब उन्होंने कहा था जो हम देखिए सबसे बड़े बायर्स हैं तेल के, फॉसिल फ्यूल्स के वहाँ से, और हमको एशियन प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो ये 1980 से लेकर देखिए अभी तक बहुत प्रयास किया गया है जो हम ये
एशियन प्रीमियम नहीं दिया जाए, परंतु फिर भी इसके ऊपर कोई हमको सफलता नहीं मिली है। तो उसके तुरंत बाद जब हमारे तेल मंत्री ने यह कहा, तो उसके तुरंत बाद हमारे यहाँ के जो ONGC के चीफ हैं वो गए चीन में, उसके बाद वहाँ से एक विजिट हुई। तो मतलब एक साल में हम केवल एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना पाए हैं, जिसमें कि हमने कहा है जो हम तेल के बारे में और LPG और स्वैप ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो गति है मध्यम गति है, तो इसीलिए हम भी ये जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल चीज है और एक स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस हैं। दोनों जगह से हमारे सामने अटकलें हैं, अड़चने हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेते हैं और उनको भी साथ में मिलाते हैं, जापान को भी और कोरिया को भी, क्योंकि पिछली मर्तबा देखिए जब मणिशंकर अय्यर के समय में या वीरप्पा मोइली जी के समय में उनको इतना ज्यादा साथ में नहीं लिया गया था, परंतु अब जो हमारे संबंध हैं इन दोनों देशों से, अगर इन चार का हम बनाते हैं एक जॉइंट नेगोशिएटिंग फोरम जी ग्रुप बनाते हैं और उसके साथ हम उनके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, तो जॉइंट वर्किंग ग्रुप विल बी फर्स्ट स्टेप, और उसको फिर हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, उसको आगे लेकर जाते हैं, तो फिर देखते हैं जो उनके साथ। क्योंकि आजकल देखिए कुछ अंतर भी है। उस समय क्या था, जो सारा कुछ सप्लाई, प्रोडक्शन, डिमांड के ऊपर वो सारा ओपेक के पास था। अब और भी जो देश हैं वो भी सप्लाई करने में सामने आ गए हैं। देखिए अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है और सप्लायर एक्सपोर्ट है मार्केट में। उसके बाद रूस, वो भी एक ओपेक का मेंबर नहीं है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बाजार में उसका भी दबदबा है। फिर और देश हैं, मेक्सिको है, कनाडा है, कजाकिस्तान है, ये सब नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, तो इनका भी प्रभाव, क्योंकि इनका भी प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। परंतु अभी वो ओपेक के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि तेल का जब दाम कम हुआ 2014 से लेकर 2017 तक, तो उन्होंने कहा तेल का दाम बढ़ाने के लिए तो उन्होंने आर्टिफिशियल जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया है। तो इसीलिए वो भी अब साथ में काम कर रहे हैं। परंतु अगर ऐसे देश जो ज्यादा बायर्स हैं वो साथ मिल जाते हैं, अपनी एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाते हैं, तो फिर इसमें कुछ आगे हल निकलते दिखाई दे सकते हैं। भट्टाचार्य जी, जिस तरीके से ऑयल मार्केट दिखता है और विकल्प, क्योंकि ईरान पर प्रतिबंध और फ्यूचर में हमारी बढ़ती ज़रूरतें, किस तरीके से विकल्पों को हमने एक्सप्लोर किया है या करने की ज़रूरत है भारत या चीन जैसे देश जहां पर डिपेंडेंसी 80, 82 और 90% तक पहुंचती दिख रही है? मैं इस सवाल के जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं और एक इशू मैं रेस करूंगा कि अगर आप विश्व व्यापार, तेल का व्यापार देखें, तो हमें ये देखना होगा कि बड़े बड़े आयातकारी कौन हैं। इस वक्त अमेरिका 1-2 साल पहले तक सबसे बड़ा आयातकारी था वो। अगर हम ऐसा कोई बायस क्लब बनाते हैं जिसके अंदर अमेरिका न हो, अभी भी इस वक्त वो 8 मिलियन बैरल्स पर डे वो इंपोर्ट करता है और चाइना 8.9 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट करता है। तो बहुत अंतर बहुत कम है। और जहाँ पे अमेरिका का प्रोडक्शन 12 मिलियन बैरल्स पर डे है, तो वो 12 मिलियन बैरल्स पर डे तेल का प्रोडक्शन करता है अमेरिका, और तब भी वो 8 मिलियन बैरल्स पर डे वो आयात करता है। क्योंकि अमेरिका का जो ऑयल पॉलिटिक्स जो है और स्ट्रेटेजिक जो कंसिडरेशन जो है, वो ये देख रहा है कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज को उसको संभाले हुए रखा है वो उसको। अगर हम ये बायस क्लब को थोड़ी भी आगे ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये डिप्लोमेसी हम अमेरिका को बाहर करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा आयातकारी है। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। और सवाल जो आपका जो है, ये समस्या जो हमें आ रही है कि हमने पिछले 5 साल में हम तेलों के दाम की जो नरमी को बावजूद हमने बेसिक रिफॉर्म ऑयल सेक्टर में पूरी हमने नहीं की। हमने पूरी जो प्राइसिंग रिफॉर्म, वो भी हम सिर्फ रिटेल प्राइस में थोड़ा कमी और एक्सचेकर को थोड़ा बहुत इजाफा दिया है, और उससे ज़्यादा हमने ये तेल के नरमी को देखते हुए हमने तेल सेक्टर को डेवलपमेंट में हमने ज़्यादा नहीं किया है।
ना ही हमने कंजर्वेशन के ऊपर ज़्यादा एफर्ट दिया है। मैं मानता हूँ कि अगर हम तेल की जो समस्या जो है, इसमें दो जो आयाम जो हैं, एक डेवलपमेंट और दूसरा कंजर्वेशन। एक्सप्लोरेशन जो का काम जो हुआ है, अभी ये नई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी आई है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अभी भी काफ़ी ल्यूकवार्म है। तो मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ों के ऊपर काफ़ी और भी ध्यान हमें देना चाहिए, पॉलिसी की ध्यान देनी चाहिए, किस तरह से जो प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट को हम और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कंजर्वेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, हमारे साथ सुशील चंद्र त्रिपाठी जी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। सुशील सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो एक चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं कि ऑयल बायर क्लब बनाने की बात हो रही है, भारत और चीन जिसको लीड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस तरह के प्रयास 2 बार पहले भी हुए, जैसे कि अशोक सर बता रहे थे। ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से नज़र आता है, और ऑयल की जो डिपेंडेंसी है भारत या चीन जैसे देशों में, क्या ये इन दोनों देशों के नज़रिए से एक बेहतर विकल्प के तौर पर है, या फिर इससे अलग, इससे कोई और जुदा रास्ता भी आपको लगता है कि जिसकी तरफ फोकस या ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, एनर्जी सेक्टर में और खास तौर से फॉसिल फ्यूल में ना तो कोई कोऑर्डिनेटर है, ना कोई रेगुलेटर है। तो ना तो यूएन की कोई एजेंसी है, ना डब्ल्यूटीओ है। इसमें ओपेक एक प्रोड्यूसर्स का क्लब है, और डेवलप्ड कंट्रीज जो कंज्यूमर्स हैं उनका ओईसीडी क्लब है। वो दोनों आपस में बात करके पिछले 50 साल से इसको एक तरीके से उन्होंने इसको मार्केट को अपने तरीके से उसको किया। ओईसीडी ने, अगर ओपेक ने दाम बहुत बढ़ाए और बहुत मुनाफा कमाया, तो ओईसीडी ने ये कोशिश की कि उनका मुनाफे का पैसा ओईसीडी कंट्रीज में लगे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और एशियन कंट्रीज हैं, उनको दोनों ने दरकिनार कर दिया। सबसे पहले 2004-05 में जब मैं सेक्रेटरी था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, तो हम लोगों ने कोशिश की, हमारे मंत्री मणिशंकर क्योंकि एक डिप्लोमेट रहे थे, तो उन्होंने इसमें काफी रुचि ली और ये कोशिश की कि हम जो एशियन कंज्यूमर्स हैं, और क्योंकि एशियन कंज्यूमर्स उस समय भी आगे काफी आ रहे थे, हालांकि तब वो स्थिति नहीं थी जो आज है, ये 15 साल पहले की बात है, लेकिन तब बड़ी कोशिश की गई कि एशियन कंज्यूमर्स का एक फोरम बने, क्योंकि एशियन कंज्यूमर्स को ओपेक और बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी एक एशियन प्रीमियम, यानी वही माल दूसरे को बेचते थे, तो कुछ $1 कम लेते थे, $2 कम लेते थे, और हमें $2 $3 ज्यादा देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम उतने अच्छे कस्टमर नहीं। तो एक काफी इसमें बैठकें की गई, और जैसा कि अभी कहा गया, चीन, जापान, कोरिया, इंडिया और इस तरह के जितने मेन कंज्यूमर एशियन कंट्रीज थे वो एक तरफ, और फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमने बैठक की और एशियन प्रोड्यूसर्स के साथ बैठक। तो आगे बात बढ़ती, लेकिन उस समय शायद हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है, और इसमें जापान और कोरिया ने तो इंटरेस्ट दिखाया, जापान ने खासतौर से इंटरेस्ट दिखाया। जापान के साथ हमारा एक वर्किंग ग्रुप भी बना, लेकिन चाइना ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भाग तो लिया, चाइना देखिए हम लोगों से फर्क तरीके से, अलग तरीके से डील करता है। वो केवल इसको इकोनॉमिक और ट्रेड और कमर्शियल बेसिस पर नहीं डील करता है, वो टोटल तरीके से डील करता है किसी कंट्री के साथ। हम बहुत सारे मामलों में जहां हम जाते थे कि यहाँ से हम अपने ऑयल एसेट्स यहाँ लें, उनको हम हार जाते थे चाइना से, क्योंकि चाइना वहाँ ऑफर देता था कि हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना देंगे, पावर प्लांट बना देंगे, रेलवे लाइन ला देंगे, हम यहाँ मिलिट्री कोऑपरेशन कर देंगे, हम यहाँ पर क्रेडिट भी दे देंगे, जबकि हमारे जो है वो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, हमारा इतना ज्यादा एक टोटल पैकेज नहीं हो पाता था। तो चाइना का ये रहा कि वो सशंकित था कि हम इसमें आगे कितना बढ़ पाएंगे, इसलिए चाइना ने उतने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भाग लेते थे लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन सर सवाल ये कि क्या 2004 से लेकर 2019 में अपनी बातें करते थे, अब स्थिति दूसरी हो गई है। हाँ, ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात हो रही है, क्या वो खत्म हो चुका है? भारत और चीन एक साथ खड़े होने की स्थिति में दिखते हैं, जो कि अविश्वास दिखता था वो अब भरोसे में तब्दील हुआ है कुछ वर्षों में है। लेकिन जो स्थिति है, परिस्थिति बदल गई है, क्योंकि चीन अब सबसे बड़ा इंपोर्टर है और अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर था, उसकी स्थिति अब इंपोर्टर से बदलने वाली है। इस समय अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया है, रशिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर हो गया। 10-11 मिलियन बैरल उसकी खपत है और 7-8 मिलियन बैरल उसकी इंपोर्ट है, और भारत जो है वो 4.5 मिलियन बैरल भारत की खपत है। भारत की इंपोर्ट तो अब 82%, 84% तक है। तो चीन, भारत, जापान, कोरिया,
ये एक बड़े इंपोर्टर हैं। और दूसरी बात है कि मिडिल ईस्ट के देशों की का रुख भी भारत के प्रति अब बदल गया है। अब जैसा कहा गया है कि अगले 10, 15, 20 सालों में जो भी खपत में वृद्धि होगी वो ना तो यूरोप में होगी ना अमेरिका में होगी। अमेरिका में अपना प्रोडक्शन बढ़ गया है, इसलिए वहाँ इंपोर्ट तो और कम हो गया है और अमेरिका लगभग एक्सपोर्टर बन जाएगा कुछ सालों में। यूरोप में खपत कम हो रही है, जो खपत बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा चीन और भारत में बढ़ रही है। चीन की भी खपत की वृद्धि कम हो गई है, भारत में वृद्धि भी बढ़ रही है, बढ़ गई है। और कुछ अफ्रीका में और इधर लैटिन अमेरिका में होगी। तो इसको देखते हुए भारत की ओवरऑल इकोनॉमिक की स्थिति को देखते हुए, भारत की स्थिति एक बहुत बड़े कंज्यूमर की दृष्टि से देखते हुए मिडिल ईस्ट के देशों की का रुख काफी बदल गया है। लेकिन तो सवाल यह कि जिस तरीके से अशोक सर सुशील बता रहे थे कि अगर इस तरह के फोरम की एक बात बनती है, ये भले ही इम्प्लीमेंट ना हो पाए, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट देखते हैं ओपेक या जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं जो कि यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं या चाइना इंपोर्ट करता है, जो प्रीमियम पेमेंट की बात हो रही है, उस पर इसका असर दिख सकता है, भले ही ये हकीकत में ना आ पाए? नहीं, मेरे विचार से अगर हम प्रिंसिपल की अभी बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से यकीनन उसके ऊपर हमको अपना एडवांटेज है। क्योंकि अब देखिए, जो तेल वो लाते हैं मार्केट में, बाजार में, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए स्टेबल बायर, उनको चाहिए रिलायबल बायर, उनको चाहिए जहां पर कंजम्पशन बढ़ रहा है। वो सबसे ज्यादा तो भारत में बढ़ रहा है। तो ये वाला जो हमारे पास लिवरेज है, इसको अगर हम एक्सरसाइज करें तो हम इसका बेनिफिट एडवांटेज यकीनन उठा सकते हैं। उसके अलावा देखिए, हमारे जो संबंध हैं इन सभी देशों के साथ, ठीक है, ये हम कह सकते हैं जो जहां पर आर्थिक मसले हैं वहां पर आर्थिक चीजों से ही निर्णय लिया जाएगा, परंतु फिर भी ये भी कहना ठीक होगा जो जब हम इतनी एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध उनके साथ बड़े अच्छे हैं, सभी देशों के साथ जो भी प्रोड्यूसर हैं। अब इराक सबसे बड़ा हमारा वो बन गया है, सप्लायर बन गया है। इस साल से इराक सबसे बड़ा सप्लायर, करीब हमने पिछले साल 45 मिलियन टन उससे खरीदा है। उसके बाद सऊदी अरेबिया हो गया है 40 मिलियन टन, तीसरा ईरान हो गया है करीब 20-22। वहां से तो अब काफी हद तक वहां से हटना पड़ेगा, परंतु इसमें नए नए जो है सप्लायर्स वो भी आ गए हैं। अमेरिका जो कि कहीं नहीं था, जीरो था 2017 में, अब करीब 6-8 मिलियन टन हमको सप्लाई करने लगा है। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत बढ़ गए हैं, हमारा और एडवांटेज भी बहुत बढ़ गया है। तो उसका हम प्रयोग यकीनन कर सकते हैं और करना चाहिए। और जितना हम बेनिफिट एशियन प्रीमियम के विरुद्ध हम ले सकते हैं, प्राइसिंग के विरुद्ध हम ले सकते हैं, और अच्छा हमको प्राइसिंग चाहिए, तो वो तो हमें काम करके अपने आप उनके साथ बायलैटरल नेगोशिएशन में और प्लूरिलैटरल इसमें जो हम बात कर रहे हैं बायर्स क्लब के, दोनों को करते हुए अपना एडवांटेज और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सर, एक आखिरी कमेंट, जिस तरीके से मार्केट है, जो डिमांड है, देखिए, अगर हम आप बायर्स कार्टेल की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर बायर्स एग्रीमेंट अगर हम उसमें फंस जाएंगे तो हमें स्पॉट मार्केट का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम ये जो बायर्स कार्टेल की बात कर रहे हैं उसके जो डाउनसाइड जो हैं वो भी हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तेलों के दाम गिरते हैं वो $150 पर बैरल से $30 पर बैरल भी आ जाते हैं। उस समय ये बायर्स कार्टेल अगर एक दाम में बंधा हुआ हो तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज में बदल न जाए, उसकी क्या प्रावधान की जाए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।